अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड की, जहां पर सोमवार को 10 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई। आज 2 वांटेड नामजद आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। उपद्रवियों को पेट्रोल देने वाला भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। आज वांटेड तस्लीम कुरैशी और वसीम सिद्दीकी उर्फ हप्पा को गिरफ्तार किया गया है। एक उपद्रवी से पुलिस जवान से लूटे गए कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं अरबाज नाम के शख्स ने उपद्रवियों को पेट्रोल मुहैया कराए हैं। अरबाज के घर से पेट्रोल के 2 गैलन पेट्रोल भी बरामद किए गए और पूरे मामले में अब तक 68 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, उसके बेटे समेत 4 वांटेड फरार चल रहे हैं। आज 10 लोगों को और गिरफ्तार किया हमने। तो इस तरीके से अब तक जो है टोटल 68 लोगों की 68 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज जो हमने गिरफ्तार किया है इनमें 2 और नामजद अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 16 में से हमने 12 नामजद अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली है। 4 अभियुक्त अभी और भी बच रहे हैं जो नामजद है और फरार है। इनकी गिरफ्तारी हम जल्दी ही कर लेंगे। हल्द्वानी में बनभूलपुरा कांड के दौरान सरकारी संपत्ति को जबरदस्त नुकसान हुआ था। जिला प्रशासन अब इस नुकसान की भरपाई की तैयारी कर रहा है। नगर निगम ने तकरीबन 2.5 करोड़ के नुकसान का नोटिस इस कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के नाम पर जारी किया, लेकिन फरार चल रहे मलिक ने ये राशि जमा नहीं कराई है। ऐसे में नगर निगम ने अब मलिक की आरसी काट दी है। रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद में मलिक के बैंक खातों में जमा धनराशि से पूरी रिकवरी की जाएगी। अगर इससे भी रिकवरी नहीं होती है तो मलिक की संपत्ति नीलाम की जाएगी। जब हम जिला प्रशासन को कोई विभाग अपनी किसी धनराशि को वसूल करने के लिए निवेदन भेजता है, जिला प्रशासन उसमें पहले तो व्यक्ति से सीधे समन्वय स्थापित करते हुए उनके बैंक खातों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद चल संपत्तियों की कुर्की करते हुए उसको नीलाम करके प्राप्त करने की व्यवस्था होती है। वो स्टेप बाय स्टेप जो कलेक्शन मैनुअल है उसके अंतर्गत किया जाता है। विकासनगर में एक बस हादसे का शिकार होते होते बच गई। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के दौरान बस का पिछला हिस्सा सड़क से उतरकर खाई की तरफ लटक गया, जिसके बाद में बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी सवारियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पत्थर फंसा बीच में, निकल गए। बागेश्वर में आरएफसी गोदाम के पास में एक डंपर बेकाबू होकर सड़क से नीचे लटक गया। गनीमत रही कि डंपर सड़क से नीचे खाई में नहीं गिरा। वहीं डंपर के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान उसे चोट भी आई है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। आगे टायर ले रहे तो ये गाड़ी यहाँ से आई तो ड्राइवर ने काट नहीं पाया, संतुलन खो दिया था अपना, जो कि ये गाड़ी नीचे जाने से बड़ी दुर्घटना होने से बच गया। और ड्राइवर को हमने फिर नीचे निकलवाया, फिर उसके बाद ये गाड़ी में पत्थर लगवा के फिर खड़ी है। तब से गाड़ी अभी तक। ऋषिकेश में नेपाली फार्म के पास में सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। वहीं मौके से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का काफिला गुजर रहा था, तभी मंत्री ने काफिला रोककर एम्बुलेंस और पुलिस को इसकी जानकारी दी और घायल को अस्पताल में भेजा गया। जिसके बाद में प्रेमचंद्र अग्रवाल का काफिला देहरादून रवाना हो गया। देहरादून पुलिस ने रविवार को वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दिया है, जिससे कि पुलिस के हाथ 250 से ज्यादा संदिग्ध लोग लगे हैं। पुलिस अब इन संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि ऐसे लोग अपना कोई पहचान पत्र नहीं दे सके। पुलिस अब ऐसे लोगों की जांच कर रही है जो कि कहीं दूसरे राज्य में, तो ऐसे लोगों पर कोई आपराधिक केस तो नहीं चल रहा है और वहां से फरार होकर देहरादून में शरण लिए हुए हैं। ऐसे लोगों की पुलिस ने जानकारी मंगवाई है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लेबर क्लास के हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे या आधार कार्ड उस समय मौके मौजूद नहीं था, तो सभी से वो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। जहां उन्होंने एड्रेस नोट कराया है उस एड्रेस पर हमने भी वहां भी पत्राचार और कुछ कम्युनिकेशन किया और संबंधित थाने पर कि इनके विरुद्ध कहीं कोई ऐसे आपराधिक मामले तो दर्ज नहीं। अभी तक ऐसा कोई कहीं से फीडबैक अपडेट नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट ना रखना और इस तरह से यहाँ पर वर्क करना या यहाँ पर घूमना कहीं ना कहीं संदिग्ध है इस मामले में, इसीलिए उनका सत्यापन और ज्यादा जो है डीपली किया जा रहा है। हैदराबाद में नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये दवाइयां उत्तराखंड से सप्लाई की गई थी। तेलंगाना ड्रग विभाग ने इसकी जानकारी दी है और दवाइयों की नकली खेप उत्तराखंड के काशीपुर के अमर फार्मा से सप्लाई की गई थी। बड़े ब्रांड्स का इस्तेमाल कर नकली दवाइयां सप्लाई की गई थी और 29 दिसंबर को हैदराबाद में ये दवाई बरामद की गई थी।
जिसमें जांच के बाद खुलासा हुआ। कल यानी कि मंगलवार को धामी कैबिनेट अयोध्या जाएगी। सुबह 9 बजे सीएम धामी अपनी कैबिनेट के साथ में स्टेट प्लेन से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और कल ही रामलला के दर्शन के बाद में वापस लौट आएंगे। मार्च के दूसरे हफ्ते में कभी भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। उससे ठीक पहले 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें जन समस्याओं पर भी बहस देखने को मिल सकती है। छब्बीस फरवरी से उत्तराखंड का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, जो 1 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और दूसरे दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद 27 फरवरी की शाम को ही या फिर 28 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए बजट पर इसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। जो बजट सत्र हम लोग ला रहे हैं वो 26 से और 1 तारीख के बीच में हम लोग विधानसभा का सत्र ला रहे हैं, जो बजट सत्र हमारा होगा। और पहले दिन उसमें महामहिम राज्यपाल जी का भाषण होगा। उसके बाद कार्यमंत्रणा समिति जो तय करेगी, फिर उस दिन हम लोग अपने इस प्रदेश का बजट लाएंगे। हम सभी क्षेत्रों को कवर करेंगे। समग्र विकास करना हमारी प्राथमिकताओं में है। विपक्ष बजट के साथ ही जन समस्याओं पर चर्चा के लिए सेशन की अवधि को बेहद कम बता रहा है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार का रवैया लोकतांत्रिक नहीं है। वो बहुमत के आधार पर अपनी मर्जी से सदन चला रही है। फिर भी जन समस्याओं को लेकर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बजट सत्र जो है प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जो सरकार का रवैया है वो लगता नहीं है कि उनका रवैया लोकतांत्रिक तरीके से हो। बजट सत्र है, प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे और सरकार को घेरने का काम हमारा प्रयास रहेगा। बहरहाल 2019 में 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी इसी के आसपास चुनाव आचार संहिता जारी हो जाएगी। ठीक इससे पहले पेश होने वाले बजट पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वित्त मंत्रालय बजट को अंतिम रूप दे चुका है। जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी भी ले ली जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को 1000 से ज्यादा कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया और इन सभी नियुक्ति वन विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में हुई है। सीएम धामी ने नौकरी पाने वाले सभी कैंडिडेट को शुभकामनाएं दी और कहा कि विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरना सरकार की प्राथमिकता रही है। पहले की सरकारों में भर्ती प्रक्रिया में धांधली होती थी, अब परीक्षाएं पूरी तरह से पारदर्शी हो चुकी हैं। अब बिना सिफारिश की नौकरियां लग रही हैं। उन्होंने कैंडिडेट से भी पूछा कि क्या उनमें से किसी को भी सरकारी नौकरी के लिए सिफारिश लगानी पड़ी। पहले की सरकारें थी, उस समय भर्ती की प्रक्रिया कराई जाती थी। उन भर्ती प्रक्रियाओं में कितनी धांधली होती थी, कितनी गड़बड़ियां होती थी, ये आप सब भी महसूस कर रहे होंगे। आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि भर्ती प्रक्रियाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव आया है। आप लोगों को किसी से ये कहने नहीं जाना पड़ा होगा कि मेरी सिफारिश लगा दीजिए। कोई गया तो नहीं ना। अल्मोड़ा लोकसभा में आजादी के बाद में दशकों तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद में इस सीट पर बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ा है। हालांकि इस बार कांग्रेस इस सीट पर सेंध लगाने का दावा कर रही है। एक दौर था जब अल्मोड़ा लोकसभा में बीजेपी के कद्दावर नेता भगत सिंह कोश्यारी को तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद यहाँ बीजेपी की जड़ें काफी गहरी हुई हैं। 1991 में हुए चुनाव में बीजेपी के जीवन शर्मा ने कांग्रेस के हरीश रावत को हराकर जीत का जो आगाज किया वो आज भी बदस्तूर जारी है। जीवन शर्मा के बाद बची सिंह रावत 4 बार यहाँ से सांसद चुने गए।
लगातार 5 जीत दर्ज कर चुकी बीजेपी को इस सीट पर झटका 2009 में लगा। एससी सीट होने के बावजूद पूरे 18 साल बाद कांग्रेस के प्रदीप टमटा ने पंजे को जीत दिलाई। 96 के बाद केवल एक बार कांग्रेस के पास गई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है। मैं मानता हूं कि इस बार जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे अविस्मरणीय काम हुए। 2009 में भले ही प्रदीप टमटा ने अजय टमटा को हराया हो, लेकिन जीत का अंतर सिर्फ 10,000 वोटों का रहा। इस हार से बौखलाई बीजेपी ने पलटवार करते हुए 2014 और 19 में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। ऐसे में देखा जाए तो राम मंदिर आंदोलन के बाद इस सीट पर 7 बार बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि कांग्रेस के खाते में जीत सिर्फ एक बार ही आई है। ये बात अलग है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को इस बार जीत का भरोसा है। बेरोजगारी का कितना बड़ा सवाल है और कोई भी चीजें हैं, ना नौकरी है ना रोजगार है, तो उसके मुद्दे पे इस बार हम लोकसभा का चुनाव यहाँ से जीते। आजादी के बाद हुए चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर जहां कांग्रेस ने 9 बार परचम लहराया है, वहीं 8 बार बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में 2024 के दंगल को अपने नाम कर बीजेपी जहां स्कोर बराबर करना चाह रही है, वहीं कांग्रेस भी हार के सिलसिले को हर कीमत पर तोड़ना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बीजेपी का दावा है कि कई कांग्रेसी नेता उनके संपर्क में हैं, जो जल्द ही पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस माहौल पर पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि उन्हें साल 2007 से पहले बीजेपी नेता प्रमोद महाजन ने बीजेपी में आने का ऑफर दिया था। आगे भी बात हुई, लेकिन कांग्रेस विचारधारा का होने की वजह से मैंने ऑफर टाल दिया। हरीश रावत ने कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, जो इस वक्त बीजेपी के ऑफर पॉलिटिक्स के चलते पार्टी छोड़कर जा रही हैं। उस ऑफर कितना था, उन्होंने कहा जो लगे करो, आओ, लेकिन निर्णय मेरा और मेरे परिवार का था कि नहीं, कांग्रेस के साथ रहना है, सोनिया जी के साथ रहना है। देखिए, आज कठिन परीक्षा की घड़ी है, लोकतंत्र के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो इस परीक्षा की घड़ी में मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, मेरे साथी सहयोगियों को सबको हिम्मत दे, शक्ति दे कि ऑफर ठुकरा सके। और पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। विकासनगर के आसन बैराज में एक महिला का शव मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोटद्वार पुलिस ने 3 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई की गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि राज्य में वन रावतों यानी कि राजी जनजाति के लिए बनी उत्थान की योजनाओं को लागू करें। रुद्रप्रयाग में डीएम ने जनता दरबार लगाया, जिसमें 29 शिकायतें दर्ज की गई और 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अल्मोड़ा में श्रम विभाग ने हवालबाग के 500 से अधिक मजदूरों को टूल किट बांटे और स्वास्थ्य की जांच की। जिले के दूसरे ब्लॉकों में भी कार्यक्रम होगा। टिहरी में प्रताप नगर के चौंड अस्पताल में स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा। 2 घंटे तक इंतजार के बाद भी कोई डॉक्टर मरीज को देखने नहीं आया। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 3 महीने के बाद में अब मजदूरों का वापस आना शुरू हो गया है और 2 ऐसे भी मजदूर पहुंचे जो कि टनल में 17 दिन तक फंसे रहेंगे। हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु प्रदूषण से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके चलते अब जीबी पंत संस्थान ने दूसरे संस्थानों के साथ में इस शोध का काम शुरू किया। रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीटिंग ली और चुनाव की पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए। बागेश्वर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। महिलाओं के लिए शिविर आयोजित किया गया।